हेडिंग लगाओ ग्रंथ मिति। ग्रंथ मिति। क्या लिखोगे? बिबिलियोमेट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई। ठीक है, कौन कौन से? बिबिलियो प्लस मैट्रिक्स। क्लियर? अब बिबिलियो है ना, नोट ही कर दो आप। बिबिलियो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के संयुक्त शब्द बिब्लियोन से हुई है, जिसका अर्थ है ग्रंथ या कागज। ठीक है, अब बिबिलियो से जैसे समझ गए ना, अब दूसरा शब्द समझो। दूसरा शब्द क्या है आपका? मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स भी ग्रीक भाषा के मैट्रिकोस से उत्पन्न या व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मापन का विज्ञान। या मापन, सीधा मापन। यहां तक नोट करो दोस्तों। ठीक है, टॉपिक क्या है? ग्रंथ मिति। ग्रंथ मिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिबिलियो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? बिबिलियो मैट्रिक्स। तो बिबिलियो मैट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक शब्द है बिबिलियो और दूसरा शब्द है आपका मैट्रिक्स। कौन सा शब्द है? मैट्रिक्स। बिबिलियो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के संयुक्त शब्द बिबिलियोन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? ग्रंथ या कागज। और मैट्रिक्स भी ग्रीक भाषा से ही बना है, जिसका अर्थ क्या है? मापन का विज्ञान या मापन। दोस्तों अर्थ क्या है? मापन का विज्ञान या मापन। इसके आगे नोट करें, ग्रंथ मिति के बारे में नोट करें। ग्रंथ मिति पद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1969 में किया गया। ठीक है, ग्रंथ मिति पद का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? वर्ष 1969 में किया गया। ठीक है, कब किसने किया इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नोट करो, ग्रंथ मिति पद का सर्वप्रथम प्रयोग एलन पिचार्ड द्वारा
एलन पिचार्ड द्वारा अपने लेख, क्या नाम है लेख का, व्यक्ति कौन थे, एलन पिचार्ड। व्यक्ति कौन है, एलन पिचार्ड। वर्ष कौन सा है, 1969। अपने लेख स्टैटिस्टिकल बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोमेट्रिक्स में वर्ष 1969 में किया। क्लियर। ग्रंथमिति पद किसने दिया, कब दिया और कौन सा लेख था जिसके अंदर ग्रंथमिति शब्द का प्रयोग किया गया, कौन कौन से दो ग्रंथ थे उनकी भी हमने बात कर ली दोस्तों। अब नोट करो आगे ग्रंथमिति के संबंध में और मुख्य बातें। क्या नोट करोगे, सामान्य अर्थ में ग्रंथमिति शब्द को प्रकाशित तथा अर्धप्रकाशित साहित्य के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग से संबंधित मात्रिक विश्लेषण यानी क्वांटिटिव एनालिसिस के किसी भी स्वरूप हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। कि कहते क्या है कि जनरल अगर मीनिंग बात करें बिबिलियोमेट्रिक्स वर्ड की या टर्म की, तो ये कहता है कि इस पद को प्रकाशित अथवा अर्ध प्रकाशित साहित्य के उत्पादन, यानी कोई पब्लिश्ड भी हो गया या हाफ पब्लिश्ड भी हो गया, कि साहित्य लिटरेचर के उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, उपयोग से संबंधित क्वांटिटिव एनालिसिस में या किसी भी स्वरूप में प्रयुक्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। और ग्रंथमिति का क्या मुख्य बात है, ग्रंथमिति द्वारा किसी विषय या साहित्य के विभिन्न पक्षों का संख्यात्मक या गणनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये भी मुख्य बात है जो नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये अब डेफिनेशंस की बात कर लें हम ग्रंथमिति या बिबिलियोमेट्रिक्स वर्ड की, कि किसने क्या क्या दिया। ठीक है। तो सबसे पहले जो जिसने विकास किया उन्हीं के अनुसार, एलन पिचार्ड के अनुसार, कहता है कि ग्रंथों तथा अन्य संप्रेषण माध्यमों में अंकगणितीय अर्थमेटिक अंकगणितीय तथा
सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल विधियों का प्रयोग, विधियों का प्रयोग ग्रंथ मिति या बिबिलियोमेट्रिक्स है। ये डेफिनेशन जिसने पद का विकास किया एलन पिचार्ड ने 1969 में, उसके अकॉर्डिंग है कि ग्रंथों तथा अन्य संप्रेषण माध्यमों में अंकगणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, ग्रंथ मिति कहलाता है। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करें हम ग्रंथ मिति की आवश्यकता। या लिख सकते हैं नीड ऑफ बिबिलियोमेट्रिक्स। ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए। नंबर 1, क्यों आवश्यकता है? मात्रात्मक आंकड़ों की जरूरत को या जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे मात्रात्मक आंकड़े दोस्तों कौन से होंगे? जैसे लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी का जो टाइम होता है, समय है, वो क्या है? एक मात्रात्मक आंकड़ा है। कितने रीडर बैठे हैं लाइब्रेरी में, वो क्या है? एक पाठकों की संख्या या रीडर्स। तो एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, पुस्तकालय समय या पाठकों की संख्या। ठीक है, नंबर 2 आवश्यकता उद्देश्यात्मक आंकड़ों के नीति निर्धारण हेतु। ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं आप। ग्रंथ मिति की आवश्यकता, ग्रंथ मिति की परिभाषा, ग्रंथ मिति वर्ड कैसे आया, बिबिलियोमेट्रिक्स वर्ड कैसे बना। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाइए इसी में, पर्पज ऑफ बिबिलियोमेट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? ग्रंथ मिति के उद्देश्य। ग्रंथ मिति के उद्देश्य नोट करें। नंबर 1, पत्रिका में प्रकाशित, यानी कोई भी जर्नल है दोस्तों या पीरियोडिकल है, पत्रिका में प्रकाशित यानी जर्नल में पब्लिश्ड प्रकाशित लेखों की संख्या, खंड संख्या तथा लेखकों का वर्षानुसार अध्ययन प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य हो गए। दूसरा उद्देश्य, पत्रिका के लेखों में, पत्रिका दोस्तों जनरल या पीरियोडिकल को बोलेंगे। ठीक है, पत्रिका के लेखों में उद्धृत प्रलेखों के प्रकारों को ज्ञात करना। ठीक है, और नंबर 3 बात करें तो सहकारकों की स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, ये ग्रंथ मिति के पर्पज हो गए, उद्देश्य हो गए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए। अगला ग्रंथ मिति से संबंधित क्या बात है जिसको और ध्यान में रखना है? यूज ऑफ बिबिलियोमेट्रिक्स, या उपयोग भी लिख सकते हैं कि ग्रंथ मिति के उपयोग या प्रयोग।
नंबर 1, ग्रंथ मिति विश्लेषण, द्वितीयक सेवाओं के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायता करता है, यह प्रकाशकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, क्या क्या प्रयोग उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, जो ग्रंथ मिति विश्लेषण होता है ना, वो क्या करता है, द्वितीयक सेवाओं के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायता करता है और प्रकाशकों की उपलब्धियों पर क्या करता है, प्रकाश डालने का काम करता है। मुख्य इसका प्रयोग या उपयोग है वो नोट करो कि ग्रंथ मिति के द्वारा पुस्तकालय अपने प्रेत्रक संस्थान की शोध गतिविधियों की दिशा को समझ सकता है तथा उनमें उपलब्ध पत्रिकाओं पर ध्यान केंद्रित कर संस्थान के लाखों करोड़ों रुपए राशि की बचत तथा पाठकों का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय बचा सकता है। ठीक है, ये थे प्रयोग या उपयोग की हम बात करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन और क्या ग्रंथ मिति से संबंधित है, पूरी क्लास में पूरे ग्रंथ मिति टॉपिक को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हेडिंग लगाओ हमारे ग्रंथ मिति के प्रकार। या टाइप्स ऑफ बिबिलियोमेट्रिक्स। दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी या वर्णनात्मक अध्ययन, और नंबर 2 हमारा व्यावहारिक अध्ययन। यह नोट कर सकते हो दोस्तों, ग्रंथ मिति के प्रकार के अंदर दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है वर्णनात्मक अध्ययन, दूसरा होता है व्यवहारिक अध्ययन। इससे संबंधित और ग्रंथ मिति से संबंधित क्या बातें हैं, उसके बाद हम ग्रंथ मिति के लॉज हैं, जो नियम हैं, जो सूत्र है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। एक हेडिंग और लगा लीजिए, उसके बाद वो चर्चा करेंगे। हेडिंग लगाओ, ग्रंथ मिति की समस्याएं या सीमाएं। ठीक है, ग्रंथ मिति दोस्तों पता तो लग रहा है बिबिलियोमेट्रिक्स क्या है। मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा पूरा टॉपिक बिबिलियोमेट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या इसकी सीमाएं या समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 1 नोट करो, ब्यौरा
अपूर्ण, जो भी ब्यौरा मिलता है वो अपूर्ण मिलता है। ठीक है। नंबर 2 कठिन विश्लेषण, एनालिसिस करना हार्ड है दोस्तों, कठिन विश्लेषण। नंबर 3 बात करें तो अशुद्ध आंकड़े, जो भी डेटा है वो प्योर नहीं मिलता, अशुद्ध आंकड़े। और नंबर 4 इसकी हम समस्या बात करें तो अपूर्ण जानकारी। ये समस्याएं या सीमाएं हैं दोस्तों। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बेसिक जो कंसेप्ट क्लियरिंग वाला था, ग्रंथ मिति की क्या आवश्यकता है, बिबिलियोमेट्रिक्स की क्या उद्देश्य हैं, कहाँ उपयोग प्रयोग है, कितने प्रकार हैं, कैसे ये वर्ड बना, किसने ये वर्ड दिया, तो ग्रंथ मिति यहाँ तक तो कंप्लीट है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ मिति से क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन आएगा कंपटीशन लेवल के लिए, वो अब जो टॉपिक आएगा इसमें उसमें आने वाला है। थ्योरेटिकल लिखने के लिए ये ग्रंथ मिति टॉपिक इतना ही। ठीक है। अब हेडिंग लगाइए दोस्तों, मुख्य हमारा हेडिंग लगाइए, ग्रंथ मिति के नियम या सूत्र। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रंथ मिति के नियम या सूत्र। नंबर 1, ठीक है, हमें याद कितने रखने हैं, पहली बात तो नियम या सूत्र कितने पढ़ने हैं या कितने हैं, तो ये आप नोट कर सकते हो 3। कितने? 3। पहला कौन सा? जिफ लो, यानी जिफ का नियम, जिफ का नियम। नंबर 2 की बात करें, लोट का लो, लोट का लो। ठीक है, यानी लोट का नियम या सूत्र। ठीक है। और नंबर 3 है ब्रैडफोर्ड। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे लाइब्रेरियन से रिलेटेड, हर एक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। ब्रैडफोर्ड का सूत्र या नियम, ये 3 प्रकार के ग्रंथ मिति के यानी बिबिलियोमेट्रिक्स के सूत्र होते हैं। अब एक एक को डीपली से पढ़ेंगे, किस नियम को क्या नाम दिया गया है, इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो नोट करते जाओ दोस्तों। हमारा पहला, जिफ का नियम, जिफ का सूत्र, जिफ लो। हेडिंग लगा ली तो नोट करिए। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या आता है, इनके अन्य नाम जरूर है, कोई ना कोई दूसरा नाम हो रहा है इनका सूत्र का। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान रखना, इसका अन्य नाम लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट है। इसका अन्य नाम क्या है? लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट। ठीक है। इसका प्रतिपादन की बात करें तो इसका प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया या बनाया? प्रतिपादन जॉर्ज किंग्सले, जॉर्ज किंग्सले जिफ द्वारा किया गया। ये जिफ का नियम है। अब ये नियम एक तो याद रख लिया क्या, कि अन्य नाम क्या है, प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये नोट कर लो एक तो। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, ये आ गया। अब जिफ का सूत्र होता क्या है? जिफ का सूत्र क्या है?
किसी प्रलेख में विद्यमान शब्दों की आवर्ती से संबंधित है। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आया है वो वर्ड। फ्रीक्वेंसी मैं बेसिक लैंग्वेज में भी बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी से संबंधित अर्थात, अब समझो, अर्थात कि कोई शब्द प्रलेख, जिसे हम दोस्तों ग्रंथ भी बोल सकते हैं, प्रलेख या ग्रंथ में कितनी बार आया है, इसकी गणना करता है। ये नियम है दोस्तों जिफ का। बिल्कुल सिंपल बता दिया। क्या एक पाठ हो गया या एक लेख हो गया, उसकी आवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, अर्थात कोई शब्द कोई लेख में या कोई ग्रंथ में कितनी बार आया है, ठीक है, कि उसके शब्दों की आवृत्ति क्या है, कितनी बार आया है, उससे संबंधित ये इसकी गणना करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिफ लॉ का, तो वो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्ष नोट करना हो जी फ्लो का तो वर्ष नोट करोगे 1935-36। क्लियर। फॉर्मूला कैसे निकलता है कि कोई वर्ड कितनी बार है, उसके लिए फॉर्मूला है आपका स्मॉल f ब्रैकेट में r बराबर k अपन r, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये r होता है रैंक। ठीक है, इन आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्मॉल f की बात करें तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन वर्ड इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, कई बार इसकी जगह ये फॉर्मूला भी होता है, नोट कर लो आप, आर स्टार एफ बराबर सी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला कई बार मिल जाएगा। सी क्या होता है, कंस्टेंट होता है। ठीक है, नोट कर लिया दोस्तों। जिफ का लॉ क्या है कि कोई लेख है, उस लेख में कितनी बार कोई शब्द आए इसका करता है। एक नाम क्या हो गया, लॉ ऑफ लिस्ट इफोर्ट। ठीक है, इसे लिस्ट ऑफ इफोर्ट या विद्यमान शब्दों की आवृत्ति से या ऐसे आ जाए कि फ्रीक्वेंसी से संबंधित कौन सा नियम है, तो वो भी याद कर लोगे। जिफ का नियम है जिसे लॉ ऑफ लिस्ट इफोर्ट कहते हैं। जॉर्ज जिफ द्वारा इसका विकास किया गया था दोस्तों। जॉर्ज जिफ द्वारा इसका क्या किया गया था, क्या किया था, प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, ये जिफ का नियम हो गया। अगला नियम, दूसरा इंपॉर्टेंट नियम हमारा, नोट करें, लोटका का सूत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ आप इनटू भी कर सकते हैं। लोटका का नियम देखो क्या है। इस नियम को या इस सूत्र को लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी भी
कहा जाता है, साइंटिफिक और प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। अब बात करें इस सूत्र का प्रतिपादन वर्ष 1926 में किया गया। अब प्रतिपादक का नाम भी देखें कि किसने प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो नाम नोट कर लो आप दोस्तों, अल्फ्रेड जे लोटका। प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड जे लोटका। कब किया गया? 1926 में किया गया। पूरा नाम अल्फ्रेड जे लोटका या अल्फ्रेड जे का अर्थ होता है दोस्तों जेम्स, अल्फ्रेड जेम्स लोटका, 1926 में किया गया। अब इस सूत्र में भी एक चीज और ऐड कर लो कि इसको लोटका की विलोम वर्ग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, लोटका को लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी भी पढ़ लिया, लोटका का सूत्र भी पढ़ लिया और विलोम वर्ग सूत्र भी पढ़ लिया। विलोम वर्ग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, नोट कर लिया। अब है क्या ये सूत्र? है क्या? तो यह सूत्र वैज्ञानिक आलेखों के पदों में लेखक की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ऑथर प्रोडक्टिविटी, इसे लेखकों की उत्पादकता को ऑथर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी से संबंधित है, अर्थात शोध पत्र उत्पादकता की ग्रंथ मिति गणना की जाती है दोस्तों। ये सूत्र है। समरी के रूप में भी मैं तीनों फॉर्मूला इसको बताऊंगा। समरी के रूप में भी कौन सा क्या है। ठीक है, इसको एक पूरे एक सेंटेंस में बात करें तो सेंटेंस में इस नियम को क्या कि किसके साथ डील करता है, किससे संबंधित है, वो तो एक लाइन नोट कर लो। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी ऑफ इसी लाइन को मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। ठीक है, ये भी नोट कर लो। किससे संबंधित है? लेखकों की उत्पादकता यानी ऑथर प्रोडक्टिविटी, या नोट कर सकते हैं या लगा के वैज्ञानिक उत्पादकता, या वैज्ञानिक उत्पादकता भी नोट कर सकते हैं, वैज्ञानिक उत्पादकता। ठीक है, दो नाम कौन कौन से हो गए? लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी नाम हो गया, विकिरण सूत्र या विलोम वर्ग सूत्र भी इसका नाम हो गया। अल्फ्रेड जेम्स लोटका ने बनाया। कब बनाया? 1926 में बनाया। कहता क्या है कि
लेखकों की उत्पादकता से संबंधित है या प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। दोस्तों अब इसके हम फॉर्मूलाज की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला नोट करो, एक्स एन वाई बराबर सी, ये इसका फॉर्मूला याद रखना है। एक और या लगा के इसका फॉर्मूला एक और लिख सकते हो, y बराबर सी एक्स एन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ये दो फॉर्मूलाज हैं लोटका के सूत्र से संबंधित। अगला नियम हमारा इंपॉर्टेंट नियम, तीसरा नियम या तीसरा सूत्र ग्रंथमिति टॉपिक का। इसी के साथ हमारा जो ग्रंथमिति टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नियम लिखो, ब्रैडफोर्ड का नियम या ब्रैडफोर्ड का हेडिंग लगाओ, ब्रैडफोर्ड का सूत्र। इसमें क्या लिखोगे, इस सूत्र को लॉ ऑफ स्कैटरिंग, लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी कहा जाता है। इस सूत्र को लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी कहा जाता है। अब इस सूत्र के प्रतिपादक की बात करें, याद रखना सैमुअल क्लाइमेट ब्रैडफोर्ड, ठीक है, सैमुअल क्लाइमेट ब्रैडफोर्ड है। अब यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र अनेक पत्रिकाओं में एक विशेष प्रकरण पर आलेखों के बिखराव से संबंधित है, ये नोट करो। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में और बताने का प्रयास करता हूं आप। इसे बिखराव से संबंधित है, इसे स्कैटरिंग यानी स्कैटरिंग या बिखराव का नियम भी कहा जाता है, नियम भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी नोट कर सकते हो। बिखरने का या लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी कहा जाता है। अब इसके फॉर्मूला की हम बात कर लें। क्या है इसका फॉर्मूला, वन कोलन एन स्क्वायर, ये नोट कर सकते हैं। अब नियम आया कब, तो ब्रैडफोर्ड का नियम 1934। कब नोट करोगे ईयर इसका, 1934 नोट करोगे,
ठीक है, ये था दोस्तों हमारा ग्रंथ मिति टॉपिक। ग्रंथ मिति टॉपिक में 3 नियम, आवश्यकता, उद्देश्य, किस किसने कौन सा नियम दिया, इस नियम का क्या फॉर्मूला है। इससे बार दोस्तों वीडियो मैट्रिक्स से संबंधित कोई टॉपिक नहीं आने वाला, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। पूरा पूछ ले ग्रंथ मिति तो आप पूरा ग्रंथ मिति इस तरह नोट कर सकते हैं। पूरा ग्रंथ मिति हमने पढ़ लिया है दोस्तों। हमने यहाँ से शुरू किया था ग्रंथ मिति या बिबिलियो मैट्रिक्स। बिबिलियो मैट्रिक्स, ठीक है। बिबिलियो मैट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई उसकी बात की, किसने पद दिया, किसमें दिया उसकी हमने बात कर ली। फिर इसकी डेफिनेशन, आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोग, समस्याएं, सीमाएं, प्रकार और ग्रंथ मिति के ये तीनों नियम हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तीनों हमने बात कर ली। पूरा टॉपिक ग्रंथ मिति का हमारा कवर हो गया, बिबिलियो मैट्रिक्स। तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।